हम बात करेंगे कि भारत की विरासत कौन है, क्या है। क्या भारत की विरासत महाराणा प्रताप है या फिर मुगल है। और मेरे साथ बात करने के लिए मनोज मुंतशिर है। मनोज मुंतशिर, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपसे पहले मेरी बात आशुतोष राणा जी से हो रही थी, तो उनसे राम और राष्ट्रवाद की बात करी। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है, आखिरकार जब मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? आपकी 2 फिल्में भी आई हैं जिसमें आपकी पंक्तियां बहुत शानदार है, चाहे वो भुज हो चाहे वो शेरशाह हो। बहुत शानदार काम आपने किया है हमेशा की तरह। थैंक यू। लेकिन उन सब पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज पहले महत्वपूर्ण यह है कि मनोज भाई, आजादी के इस मौके पर हमारे वीर सपूतों को याद करना बेहद बेहद जरूरी है। तो आपकी खूबसूरत आवाज में अगर इस पर कुछ आप कहना चाहें। आजादी का अमृत महोत्सव है ये, हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अमृत मंथन जब होगा अमीश, तो सिर्फ अमृत नहीं निकलेगा, थोड़ा सा विष भी निकलेगा। लेकिन हमें उस विष से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। एक बार आंखें खोलने की जरूरत है, अपने इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है कि जो हमारा अतीत है उसको कैसे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपने फायदे के लिए ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैसे हम उसका शिकार बनते गए। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी जगह मानता हूं, मैं इसको खराब जगह नहीं मानता। लेकिन समय समय पर अपने जाती फायदे के लिए यहां कहानियों को इस तरह से पेश किया गया है कि आज मुझे शर्मिंदगी होती है। मुझे शर्मिंदगी होती है जब मुझे फिल्म बहुत पसंद है मुगले आजम, अच्छा ड्रामा है, अच्छी कहानी है, लेकिन जो दिखाया गया है उसका सच्चाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि उस जनरेशन से लेकर आज तक जो हमें पर्दे पे दिखा दिया गया, हमने इसको सच मान लिया। हमने कभी इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश नहीं की, हमने द ग्रेट मुगल मान लिया और यह नहीं सोचा कि जिसको हम द ग्रेट मुगल कह रहे हैं ये वही आदमी है जो आगरा के किले के सामने मीना बाजार लगवाता था और लड़कियां जाके पसंद करता था, अपने हरम में भेजता था। और फिर आप गलती करते हैं कि एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है जोधा अकबर। मतलब जोधा अकबर, आप उसे लव स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि यह बड़ी शाश्वत प्रेम कथा है जोधा अकबर। उस वक्त आपने बताया कि जोधा बाई, तो खैर कुछ तो इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो कभी विवाह हुआ ही नहीं था आमेर की राजकुमारी का अकबर के साथ, तो वो विवादित विषय है। लेकिन अगर हुआ भी था तो वो तीसरी पत्नी थी, वो तीसरी पत्नी थी। अगर यहां भी बात रुक जाती तो हम मान लेते कि चलो अच्छी लव स्टोरी थी, तीसरी पत्नी के साथ अकबर ने जिंदगी भर शादी का पवित्र बंधन निभा दिया। यह हुआ। जोधा के बाद 9 शादियां, विकिपीडिया पढ़िए ना, मैं दूर जाने की बात नहीं कर रहा, हर किसी के पास अवेलेबल है। जोधा बाई के बाद 9 शादियां की हैं। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि तकरीबन 36 शादियां की थी अकबर ने। यह कौन सी मोहब्बत थी? यह कौन सी मोहब्बत थी जो कभी रुकी ही नहीं? मैं एक किस्सा पढ़ रहा था और आपने तो फिल्म भी करी है, उसमें जो संजय दत्त का किरदार है, वो जो किरदार है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो वाकई असलियत में था। भुज में जी, जो वाकई असलियत में था। रणछोड़ दास पग्गी 1965 और 1901, ये देश की जनता को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कौन था रणछोड़ दास पग्गी। रणछोड़ दास पग्गी वो व्यक्ति था जिसने 65 और 71 की लड़ाई में भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया। और जो पग्गी नाम दिया है क्योंकि वो पग पहचान लेता था, कितने ऊंट गए हैं, कितने लोग उस पे गए हैं, इसलिए उसको नाम पग्गी दिया गया। और उसके नाम पर बीएसएफ की एक पोस्ट भी है आज की तारीख में। उसका देहांत 112 साल की उम्र में 112 साल की उम्र में 2013 में हुआ है। तो हमारे देश में रणछोड़ दास पग्गी को भी कोई जानता नहीं है। हालांकि एक फिल्म बनी है, उसके जरिए हो सकता है बहुत लोग उसको जाने, अब आने वाले दिनों के अंदर उनके बारे में पढ़े। तो ऐसा नहीं है मनोज भाई कि उस समय ऐसा था, आज तक ऐसा ही है कि हमारे देश के अंदर रणछोड़ दास पग्गी को भी पहचान दिलाने के लिए एक फिल्म बनानी पड़ती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके उसमें आपने एक सिपाही के बारे में लिखा है
और बहुत ही खूबसूरत लिखा है, इतना खूबसूरत लिखा है कि जब मैंने वो पढ़ा तो मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए। जब मैंने वो सुना तो वाकई मन में ज्वाला सी कूद उठी। आजादी के इस जश्न में जरूर सुनाइए। मैं जरूर सुनाऊंगा, और उसके पहले मैं आपकी इस बात पे भी तस्दीक की मुहर लगा दूं कि ये सच है कि हम अपने झूठे हीरोज से हमें कभी वक्त ही नहीं मिला कि हम सच्चे और असली हीरोज की तरफ जाएं। हमारे पास कहां टाइम था कि हम रणछोड़ दास पग्गी की तरफ देखें। क्यों? पग्गी हिंदुस्तान आए, उन्होंने रॉ ज्वाइन किया, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये कितना बड़ा हीरोइक आदमी था कि सरहद पे, ये पाकिस्तान में रहा करते थे पहले पग्गी, इनका जो गांव था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे था जी। और जो पाकिस्तानी सिपाही थे, जो पाकिस्तानी फौजी थे, वो पग्गी, रणछोड़ दास पग्गी के गांव में आके जानवर ले जाते थे। भाई आज दावत है फौजी साहब की, तो सारे जानवर, गाय ले गए, बकरियां ले गए, जो मिला सब ले गए, क्योंकि वो काट के खाना है। जब ये रणछोड़ दास पग्गी ने इस पे एतराज किया तो ये फौजी आके पग्गी से कहते हैं कि तुम्हें भी देना पड़ेगा, ये फौज का हुक्म है पाकिस्तानी फौज का कि तुम्हें जानवर देने पड़ेंगे। पग्गी ने कहा हमने देवी मां की सौगंध ली है कि हम मासूम जानवरों की बलि नहीं देंगे। इस बात पे बात बढ़ती है और वहीं अनेकों पाकिस्तानी फौजियों को अपने फरसे से परशुराम की तरह पग्गी काट के फेंक देते हैं। तब उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हमें यह कहानी नहीं पता है कि एक आदमी अपनी कौल का, अपनी कसम का, अपने वचन का, अपने धर्म का इतना पक्का था कि मैं जानवरों की बलि नहीं दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े। हमने नहीं, पग्गी के बारे में कभी नहीं जाना। हमने रणछोड़ दास के बारे में ये जो एक उनका स्ट्रैटेजिक आर्ट था कि रेत पर पड़े हुए पैरों के निशान देख के वो ये तो जान ही लेते थे कि यहां से कितनी फौजें गई हैं, कितने ऊंट निकले हैं, लेकिन वो ये भी जान लेते थे कि ये जो ऊंट गुजरे हैं ये हिंदुस्तानी हैं कि पाकिस्तानी हैं, ये जो फौजें यहां से गुजरी हैं वो हिंदुस्तानी हैं कि पाकिस्तानी हैं, इतना तक पहचान लेते थे। ये उनका स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस था। लेकिन यही बात आपने जो कही बिल्कुल सही है कि हमें तो खिलजियों से, गजनवियों से, अकबरों से, हुमायूं से, बाबर से वक्त कहां है कि हम पग्गी की तरफ जाएं। क्योंकि रणछोड़ दास पग्गी की बात हो रही है तो एक बात मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा जो मैंने सुना पढ़ा। रणछोड़ दास पग्गी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो सैम मानिक शाह ने बोला कि रणछोड़ दास पग्गी को बुलाइए, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो हेलीकॉप्टर पे वो गए और हेलीकॉप्टर में उन्होंने एक पोटली, हेलीकॉप्टर भेजा गया उनको स्पेशली लेने के लिए। हेलीकॉप्टर में एक पोटली थी, तो पोटली में सैनिकों ने बोला खोल के दिखाइए इसमें क्या है। तो उसमें 2 रोटी, नमक और प्याज था। उसने बोला एक रोटी उनके लिए लेके जा रहा हूं, एक अपने लिए लेके जा रहा हूं। तो ये खूबसूरती थी रणछोड़ दास पग्गी की। मुझे लगता है कि 112 साल वो रहे और उन्होंने भारत माता की सेवा करी। जिस तरीके से वो कर सकते थे उनको हम सलाम कर सकते हैं। आज़ादी के इस दिन पर उस व्यक्ति को जरूर याद करना चाहिए जिसने 65 और